Hello everyone, welcome to Wise World. Today we are going to discuss a very important topic that is Chandrayaan 3. तो हमें सबको पता है एक भारतवासी होने के नाते सबको इस इंस्टीट्यूशन पे गर्व होना चाहिए जिसका नाम है इसरो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी हमारे देश में स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उसके रिगार्डिंग रिसर्च हो या फिर कोई लॉन्च हो रहा हो वो सारा कुछ इसरो हमारे देश में देखती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडियंस के लिए। ठीक है, तो इसके सक्सेस में कल एक और चांद लगने वाला है क्योंकि चंद्रयान 3 का लॉन्च होने वाला है कल, यानी 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, आप इसका लाइव टेलीकास्ट 2:35 PM पे देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके इसरो की, या फिर इनके यूट्यूब चैनल या फिर दूरदर्शन पे इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। आपको अगर देखना है तो आप इस टाइम पे इन सारे जो मैंने चीजें बताई वहां पे आप जाके इनको देख सकते हो। तो अभी कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था एक्सप्लेन पार्ट में कि चंद्रयान 3 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम साउथ पोल पे लैंड कर रहे हैं। अभी तक साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करने वाला कोई देश क्यों नहीं बना, और ऐसा कर दिया अगर इंडिया ने सक्सेसफुली तो ये दुनिया का पहला देश ऐसा सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला हो जाएगा जो कि साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाएगा। तो ऐसे में ये एक हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मोमेंट है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि देखा है तो इंडिया का ये थर्ड लूनर मिशन है चंद्रयान 3, और ये is set to continue the exploration of the moon and further the country's technological advancement। तो इसके बारे में हम डीप में समझते हैं। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये लूनर एक्सप्लोरेशन सीरीज में थर्ड नंबर का प्रोजेक्ट है हमारा। इससे पहले हमने दो मिशन ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं जिसमें कि चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 है। तो चंद्रयान 1 जो है हमारा वो 2008 में लॉन्च किया गया था और ये इंडिया का पहला लूनर मिशन था, और ये सक्सेसफुल रहा था क्योंकि हमने इसकी मदद से मून के सरफेस पे वाटर की डिस्कवरी की और जो मून का टेरेन है उसकी मैपिंग की थी। उसके बाद हमने चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया। इसका भी एम जो था वो क्या था कि सॉफ्ट लैंडिंग हो मून के साउथ पोल पे। ठीक, लेकिन इस केस में क्या हुआ था, पार्सल फेलियर हो गया था और जो लैंडर था वो क्रैश कर गया था, और जो ऑर्बिटर है वो अभी भी ऑपरेशनल है और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर रहा है। तो ये जो पार्ट है, लैंडर जो था वो क्रैश हो गया था, इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, जो कि 2020 में लॉन्च होना था। बट ड्यू टू पैंडेमिक और कोविड-19 ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन होता गया और ये 14 जुलाई को फाइनली लॉन्च होने जा रहा है। सो अभी इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आया था उसमें पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट आया हुआ था कि क्यों हमने साउथ पोल पे इतना फोकस किया। तो हम इस पे समझते हैं। चंद्रयान 3 मिशन, व्हाई इसरो वांट्स टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोल। तो क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसरो मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना क्यों चाहती है। ठीक है, तो अभी जैसा कि पता ही है हमें कि ये थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है चंद्रयान 3। इसकी वजह से एक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में एक जियांट लीप लेने जा रहे हैं। जो चंद्रयान 3 मिशन है तो इसरो क्यों चाहता है कि मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर किया जाए। तो अगर सब कुछ सही रहा तो चंद्रयान 3 विल बी द वर्ल्ड फर्स्ट मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर सब कुछ सही रहा तो ये दुनिया का वर्ल्ड फर्स्ट मिशन हो जाएगा जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करेगा लूनर साउथ पोल पे। ठीक है, इससे पहले जो भी स्पेसक्राफ्ट है उन्होंने लैंडिंग किया है तो वो फ्यू डिग्रीज लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ ऑफ द लूनर इक्वेटर। तो इक्वेटर के अराउंड ही अभी तक जितनी लैंडिंग हुई है लूनर सरफेस पे हुई है, चाहे कोई सा भी देश हो, तो कोशिश किया है कि वो इक्वेटर के अराउंडिंग लैंडिंग करे। ठीक है, सेट टू बी लॉन्च फ्रॉम आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। ये लॉन्चिंग हमारे देश में मोस्टली जो लॉन्चिंग होती है वो कहाँ से होती है, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, मैं इसका लोकेशन अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारी प्यारी धरती और इसमें हम देखते हैं श्रीहरिकोटा। तो ये आप देख सकते हो श्रीहरिकोटा, ये है हमारा लॉन्चिंग साइट। ठीक है, ये जो आप लेक देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, पुलिकेट लेक। इसके बारे में आपको कमेंट 35 PM चंद्रयान 3 इज इंडिया थर्ड लूनर मिशन। तो इसकी जो लॉन्चिंग है जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया श्रीहरिकोटा, वहां से होनी है 14 जुलाई को 2:35 PM यानी शाम में। और ये चंद्रयान 3 जो होगा इंडिया का थर्ड लूनर मिशन होगा। ये फॉलो अप है 2019 में जो चंद्रयान 2 भेजा गया था। जैसा मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो चंद्रयान 2 था उसमें पार्शियल फेलियर हो गया था क्योंकि उसका जो लैंडर था और जो रोवर था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था उनकी सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक, और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन में दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से जो लैंडिंग सॉफ्ट होनी थी वो हार्ड हुई थी और जो हमारे इक्विपमेंट थे उनसे हमारा कनेक्शन छूट गया था। ठीक है, according to ISRO officials, the Chandrayaan 3 will reach
the lunar orbit almost a month after its launch. तो इसरो ऑफिशियल्स के हिसाब से बोला जा रहा है कि जो चंद्रयान 3 है, जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं कल, यानी 14 जुलाई को, वो लूनर ऑर्बिट में लगभग 1 महीने बाद पहुंचेगा, ठीक है? एंड इट्स लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान आर लाइकली टू लैंड ऑन द मून ऑन अगस्त 23। तो जब मून पे इसकी प्रॉपर लैंडिंग होगी, जो भी हमने रोवर और लैंडर भेजा है, तो लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और जो रोवर है, रोवर मतलब रोबोटिक रहेगा और ये मूव करेगा, मूव भी करेगा, रोबोट भी रहेगा, ठीक है? तो इसका नाम है प्रज्ञान। ये दोनों जो है वो 23 अगस्त यानी 23 अगस्त 2023 को मून के सरफेस पे लैंड करेंगे। नोटेबली द लैंडिंग साइट ऑफ द लेटेस्ट मिशन इज मोर और लेस द सेम एज द चंद्रयान 2। इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि जो लैंडिंग साइट है जो नए मिशन की, वो कहीं ना कहीं जो चंद्रयान 2 के लिए डिसाइड किया गया था, वही लोकेशन दोबारा से फाइनल किया गया है, नियर द साउथ पोल ऑफ द मून एट 70 डिग्रीज लैटिट्यूड। तो जो पोलर रीजन है उसके 70 डिग्री यानी 70 डिग्रीज लैटिट्यूड के जस्ट आसपास में कहीं पे, जैसे कि आपको पता होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट। सपोज ये सरफेस है, कोई सेलेस्टियल बॉडी है, तो इस पे जो ह्यूमंस ने इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को ईज करने के लिए कुछ सर्टेन हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए, जिनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड जो होता है हमारे वर्टिकल डिवीजन में ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है? तो आप उनको देख सकते हो। और जो हमारा लैटिट्यूड है वो होता है, ये हमारा इक्वेटर सपोज करो, तो इसके पैरेलल में चलती है, ठीक है? तो जो हमने चंद्रयान 3 के लिए जो टारगेट किया है, मून के जो लैटिट्यूड है यानी 70, तो ये जो हमारा साउथ पोल है 70, तो समवेयर हियर हमने टारगेट किया हुआ है इसको, यहाँ पे लैंड इसको करें, ठीक है? इफ एवरीथिंग गोज वेल, चंद्रयान 3 विल बिकम वर्ल्ड फर्स्ट मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा जो कि सॉफ्ट लैंड करेगा लूनर साउथ पोल, ठीक है? तो ये पॉइंट आप याद रखना। इससे पहले जो भी स्पेसक्राफ्ट हैं मून पे जिन्होंने लैंडिंग की है, वो या तो इक्वेटोरियल रीजन में किए हैं या फिर फ्यू डिग्रीज लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ ऑफ द लूनर इक्वेटर। तो सब इक्वेटर के साथ अराउंड ही कहीं ना कहीं अभी तक जितने देशों ने मिशन भेजे हैं उन्होंने सबकी लैंडिंग कहीं ना कहीं इक्वेटर के आसपास एरिया में ही कराई गई है। द फर्देस्ट दैट एनी स्पेसक्राफ्ट हैज गॉन फ्रॉम द इक्वेटर वाज सर्वेयर। तो अभी तक जो सबसे दूर इक्वेटर से कोई लैंडिंग हुई है तो वो सर्वेयर 7 की हुई है, जो कि नासा ने लॉन्च किया था, जो विच मेड अ मून लैंडिंग वे बैक ऑन January 10, 1968। तो और ये मिशन जो था वो 1968 में भेजा गया था। तो आप देख सकते हो कितने गैप के बाद इस टाइप की कोई अचीवमेंट की जा रही है, जो कि पोलर रीजन के आसपास में लैंडिंग कराई जा रही है, और वो भी सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है? दिस स्पेसक्राफ्ट लैंडेड नियर 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ये 40 डिग्री के आसपास था, और हमने जो भी टारगेट कर रखा है लगभग 70 डिग्री लैटिट्यूड पे टारगेट कर रहा है, ठीक? तो ऐसे में सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई हैज नॉट एनी स्पेसक्राफ्ट एवर लैंडेड नियर द लूनर साउथ पोल। तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं, बाकी देशों ने ऐसा क्यों नहीं किया कि साउथ पोल को, जो मून का जो साउथ पोल है उसको टारगेट किया हो, वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की हो, जबकि हमारी दुनिया में इतने बड़े बड़े मिशन भेजे जा रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में, लेकिन मून जो कि बहुत पास है हमारे, उसके साउथ पोल पे कभी किसी ने जाने की कोशिश नहीं की सॉफ्ट लैंडिंग करके। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सबके दिमाग में, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों। There is a very good reason why all the landings on the moon so far have happened in the equatorial region। तो जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि इसके पीछे बहुत ही अच्छा रीजन है कि क्यों जो भी लैंडिंग है मून पे अभी तक वो इक्वेटोरियल रीजन में कराई गई है। Even China's Chang'e 4, which became the first spacecraft to land on the far side of the moon, the side that does not face the Earth, landed near the 45 डिग्री latitude। तो जो चाइना का Chang'e 4 था, वो भी जो पहला स्पेसक्राफ्ट बना कि फार साइड ऑफ द मून पे गया, और वो भी 45 डिग्री लैटिट्यूड तक ही गया, उसके बियॉन्ड वो भी नहीं गया। इट इज इजियर एंड सेफर टू लैंड नियर द इक्वेटर। तो ऐसा क्यों किया जाता है, उसके पीछे का जो पहला रीजन दे रहे हैं ऑथर, वो दे रहे हैं कि क्या है कि इजियर और सेफर होता है इक्वेटर के आसपास लैंडिंग करवाना। द टेरेन एंड टेम्परेचर आर मोर हॉस्पिटेबल। इस एरिया का जो टेरेन है और टेम्परेचर है वो ज्यादा हॉस्पिटेबल है और कंड्यूसिव है, जिसकी वजह से हमारी जो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हम भेजते हैं अपने, वो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन कर पाए, ठीक? द सर्फेस हियर इज इवन एंड स्मूथ। वहाँ का जो सर्फेस है वो बराबर है, समतल है, स्मूथ है। वेरी स्टीप स्लोप्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। कोई स्टीप स्लोप्स देखने को नहीं मिलती है। एंड देयर आर फ्यूअर हिल्स और क्रेटर्स। कोई बहुत ज्यादा पहाड़ी एरिया या फिर गड्ढे नहीं मिलते हैं। सनलाइट इज प्रेजेंट इन एबंडेंस। सनलाइट अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंस रहता है वहाँ पे, एटलीस्ट ऑन द साइड फेसिंग द अर्थ, दस ऑफरिंग a regular supply of energy to solar power instrument। ऐसे में जो हमारा सोलर पावर इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको कंटिन्यूअस पावर की सप्लाई सोलर एनर्जी के फॉर्म में मिलती रहती है और लॉन्ग टर्म के लिए वो सस्टेन रहते हैं, ठीक है? तो ये एक रीजन ऑथर ने दिया है।
द पोलर रीजन ऑफ द मून हाउएवर आर वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट टेरेन। दूसरी साइड में जो पोलर रीजन है वो क्या है, बहुत डिफरेंट है, डिफिकल्ट है टेरेन वहाँ का। मेनी पार्ट्स लाई इन अ कंप्लीटली डार्क रीजन। उधर का बहुत सारे एरिया ऐसा होता है कि जो बहुत ही ज्यादा डार्क एरिया में रहता है, जहाँ पे सनलाइट कभी पहुंचती ही नहीं है। और जो टेम्परेचर है कभी कभी -230 डिग्री सेल्सियस पे कभी नीचे चला जाता है। अब ऐसे में जो लैक ऑफ सनलाइट एंड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर क्रिएट्स डिफिकल्टी इन द ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ऐसे में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यहाँ से डिजाइन करके भेजते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है वहाँ पे। In addition, there are large craters all over the place, ranging from a few centimeters in size to those extending to several thousands of kilometers. और साथ में साथ वहाँ बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्रेटर्स गड्ढे होते हैं। तो ऐसे में कुछ कोई लैंडिंग होती है और वो उसमें जाके क्रेटर में किसी गिर जाता है तो उनको दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस रीजन से भी हम पोलर रीजन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर पुट कर रहे हैं वो, व्हाई डू साइंटिस्ट वांट टू एक्सप्लोर द लूनर साउथ पोल। ऐसे में ऐसा क्या है कि हम वहाँ पे लूनर साउथ पोल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, ड्यू टू देयर रग्ड एनवायरनमेंट द पोलर रीजन्स ऑफ द मून हैव रिमेन्ड अनएक्सप्लोर्ड। तो अभी तक ये रीजन अनएक्सप्लोर्ड रहा है क्योंकि उधर का जो एरिया बहुत ज्यादा रग्ड एनवायरनमेंट है, टफ एनवायरनमेंट है, उसमें सस्टेन करना मुश्किल है, इसलिए वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है। लेकिन कुछ ऑर्बिटल मिशंस हैं, उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया है कि इन रीजन्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन्हें एक्सप्लोर करना जरूरी है। देयर आर इंडिकेशंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आइस मॉलिक्यूल्स। ऐसे में कुछ आइस मॉलिक्यूल्स के भी प्रेजेंस होने की गुंजाइश देखी जा रही है। ठीक है, इन सब्सटेंशियल अमाउंट इन द डीप क्रेटर्स इन दिस रीजन। जो बहुत डीप डीप यहाँ पे क्रेटर्स हैं उनके सरफेस पे, उनमें कहीं ना कहीं आइस पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं ऑर्बिटर्स की मदद से, तो उसको एक्सप्लोर करना जरूरी है। India's 2008 Chandrayaan mission indicated the presence of water on the lunar surface with the help of its two instruments on board. जो चंद्रयान 1 मिशन था उसने भी वाटर की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया था। In addition, extremely cold temperatures here mean that anything trapped in the region would remain frozen in time. दूसरा एक और अच्छी बात है कि इस रीजन में जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है। इसका मतलब ये कि अगर इस जगह पे कोई भी चीज ट्रैप्ड हो गई हो तो वो टाइम में फ्रोजन होके रहेगी, अभी तक भी कहीं ना कहीं वो सेम स्टेज में ही होगी, उसका ज्यादा टीके नहीं हुआ होगा। Without undergoing much change, the rocks and the soil in Moon's north and south poles would therefore provide clues to the early solar system. तो ऐसे में हम यहाँ से अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं इसके एक्सप्लोरेशन की मदद से, क्योंकि यहाँ पे जो भी रॉक्स हैं वो अभी एज इट इज वो है, उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं हुआ होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं ऑथर, व्हाई डोंट सम पार्ट्स ऑफ द लूनर पोलर रीजन रिसीव एनी सनलाइट। ऐसे में ये क्वेश्चन है कि क्यों, वो तो स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उस पर भी सनलाइट तो आनी चाहिए, जैसे कि अर्थ के सरफेस पर ऑलमोस्ट सनलाइट पहुंचती है। तो ऐसा क्या है मून के कि मून के पोलर सरफेस पे सनलाइट नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे में एक्सप्लेन किया गया है कि जो अर्थ है हमारा, जिस जिस एक्सिस पे रोटेट होता है, हम सबको पता है कि वो 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, जबकि जो मून का एक्सिस है वो सिर्फ 1.5 डिग्री से टिल्ट है। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक यूनिक ज्योमेट्री बनती है, जो सनलाइट है वो कभी भी, जो बहुत सारे गड्ढे लूनर नॉर्थ या साउथ पोल्स पे है, वहां पे उन क्रेटर्स में सनलाइट कभी पहुंच ही नहीं पाती है। These areas are known as permanently shadowed regions और PSR। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि PSR क्या होते हैं, तो ये परमानेंटली shadowed रीजन होते हैं उनके साउथ या नॉर्थ पोल पे, जहाँ पे कि सनलाइट कभी पहुंचती ही नहीं है। एक 2019 की रिपोर्ट में नासा ने बोला कि वाटर दैट हैपेंस टू फाइंड इट्स वे इनटू पीएसआर मे रिमेन देयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ऐसे में जो भी पानी कहीं से इस पीएसआर में पहुंच गए वो वैसे ही स्टेज में कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम के लिए पड़े रहते हैं, ऐसा नासा की 2019 की रिपोर्ट में बोला गया। Data from the Diviner instrument on board LRO Lunar Reconnaissance Orbiter robotic spacecraft currently orbiting the moon, which measures temperatures across the moon, including PSRs, indicate that some surfaces are cold enough so that water is stable at the surface. तो ऐसे PSRs में वाटर स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए करता है। तो ऐसे में इनके जो एक्सप्लोरेशन होंगे उनसे बहुत सारे फैक्ट्स रिवील होंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे चंद्रयान 3 का, जो भी हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं उनका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें हैं। तो नंबर 1 क्या है, न्यू डिस्कवरीज। हम पोलर रीजन को एक्सप्लोर करेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नए फैक्ट्स निकाल सकें उनके सरफेस और उसकी किस कॉम्पोजिशन के बारे में, किस चीज से बना हुआ है, जिससे हम जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। जो हमारी मैपिंग है वो इंप्रूव होगी, जैसे कि 3D मैप बनाएंगे मून सरफेस का यूजिंग डेटा फ्रॉम द ऑनबोर्ड सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। जो भी हमारा ऑनबोर्ड सेंसर्स रहेंगे वो कुछ सर्टेन डेटा भेजेंगे रिकॉर्ड करके, और उनके बेसिस पे 3D मैपिंग की जाएगी मून के सरफेस की।
थर्ड पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, नई टेक्नोलॉजीज का टेस्टिंग होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग मैकेनिज्म्स को, कॉम्प्लेक्स जो लैंडिंग मैकेनिज्म्स है उनको समझने में हेल्प मिलेगा। तो ये एक इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं चंद्रयान 3 के। अब इस मिशन के ओवरव्यू क्या है, देख सकते हो कि लॉन्च होगा जो 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से। सेकंड, लूनर लैंडिंग जो होगा वो 1 महीने बाद होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। कहाँ पे होगा, सदर्न पोलर रीजन में, किसके, मून के। साइंस आउटपुट इससे क्या निकल के आएगा, ये एनालाइज करेगा लूनर सरफेस को, वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोवाइड सिग्निफिकेंट डेटा फॉर साइंटिफिक रिसर्च। पेलोड्स और इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या इस पे भेजे जा रहे हैं, तो लैंडर है, लैंडर इज डिजाइन फॉर ए सॉफ्ट लैंडिंग एंड विल कैरी एन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड 6 व्हील्ड रोवर। तो इसमें ये प्रॉपर्ली सॉफ्ट लैंडिंग वहां पे करेगा, और जो 6 व्हील्ड रोवर है उसको भी कहीं कहीं रिलीज करने में हेल्प पहुंचाएगा। एक रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट क्या क्या है, चंद्रयान 3 पे एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा रहेगा, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर रहेगा, और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप टू एनालाइज द लूनर सरफेस। पेलोड कैपेसिटी क्या है इसकी, जो लैंडर होगा वो 100 किलोग्राम तक की कैपेसिटी रफ्तार अपना कैरी कर सकता है ऑफ साइंटिफिक पेलोड फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालिसिस, ठीक है। तो 100 किलोग्राम तक का साइंटिफिक पेलोड एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस के लिए कैरी कर सकता है। जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है वो क्या है, एडवांस्ड रोवर टेक्नोलॉजी। द रोवर विल हैव एआई कैपेबिलिटी एंड रोबोटिक आर्म फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग सैंपल्स। तो आप देख सकते हो कि रोबोटिक आर्म और एआई को यूज किया जा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डेटा को इकट्ठा किया जा सके, ठीक। जो नया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया है, द मिशन यूजेस एन एडवांस्ड क्रॉस लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन अर्थ एंड स्पेसक्राफ्ट। तो इसकी भी एक तरीके से टेस्टिंग हो रही है कि फ्यूचर में जो भी हमारा स्पेस मिशन है उसमें कम्युनिकेशन करने में कैसे हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। जो पिछले मिशन था उसमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिली थी, कम्युनिकेशन इशूज आ गया था, कम्युनिकेशन बुरी हुई थी, उसकी वजह से हमारा जो कॉन्टेक्ट था स्पेसक्राफ्ट से वो लॉस हो गया था, और कहीं ना कहीं हमारा जो मिशन था वो पार्शियली फेल हो गया था, ठीक है। टेक्निकल इशूज क्या आए थे, जो चंद्रयान 2 लैंडर था हैड अ टेक्निकल ग्लिच दैट कॉल्ड इट हार्ड लैंडिंग ऑन द मून सरफेस। टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से जो लैंडिंग हुई थी वो हार्ड लैंडिंग हुई थी, और जो हमारा इक्विपमेंट था कहीं कहीं बिखर गया था, ओके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड इम्पैक्ट। तो इसके आउटकम क्या क्या निकल के आएंगे, तो देख सकते हो आप, इंक्रीज नॉलेज ऑफ मून। तो जो चंद्रयान 3 होगा बहुत सारा डिटेल इंसाइट और नए डेटा प्रोवाइड करेगा जिससे कि हम लूनर एनवायरमेंट और उसकी जियोलॉजी को इजीली समझ सकेंगे। और एक साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे देश के कोऑपरेशन और उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे हम, और बहुत सारे साइंटिफिक चीजों का एक्सचेंज होगा एक दूसरे से, तो ऐसे में ये साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करेगा, ठीक है। तो 14 जुलाई को ये मिशन लॉन्च होने वाला है, तो आप दुआ करिए कि ये सब कुछ अच्छे से हो, और भारत दुनिया का सबसे पहला देश बने जो कि सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव करे साउथ पोल में मून के। तो इसी नोट के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म करता हूँ, और जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे कि हमारे देश के इंपॉर्टेंट मिशन को लोग भी समझ सकें, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।